और चलिए शुरुआत 1 मिनट 1 खबर से। कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन लगवाएंगे। 1 मिनट में पूरी जानकारी देखिए। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन लगाई जाएगी। दरअसल वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में उन सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना है जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है। जो उम्र निर्धारित की गई है उसमें देश के 75% सांसद, 95% से ज्यादा कैबिनेट मंत्री, राज्यों के 76% से ज्यादा मुख्यमंत्री और करीब 82% राज्य मंत्रियों को वैक्सीन दी जाएगी। फिलहाल ये तय नहीं हुआ है कि दूसरे चरण का वैक्सीनेशन किस तारीख से शुरू होगा। इस बीच खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 1:15 बजे वाराणसी में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के लाभार्थियों और वैक्सीनेटरों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम का ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। ये लाभार्थी अपने टीकाकरण के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को साझा करेंगे। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में गुरुवार को आग लग गई। 1 मिनट में जानिए पूरी खबर। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में गुरुवार को अचानक आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग और वहां जान माल के नुकसान से मैं बेहद आहत हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी हालात की जानकारी लेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदार पूनावाला ने जान गंवाने वालों को 25-25 लाख रुपयों के मुआवजे का ऐलान किया है। और अब 1 मिनट में देश भर में कोरोना अपडेट। देश में कोरोना के एक्टिव मामले अब 2 लाख से कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 15,223 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 151 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 19,965 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,06,10,883 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,02,65,706 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,92,308 है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,52,869 लोगों की मौत हो चुकी है। देश का रिकवरी रेट 96.74% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.44% हो गया है। देश में अब तक 8,06,484 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना के रोजाना मामलों की संख्या 300 से भी कम रह गई है। दिल्ली में कोरोना के रोजाना 300 से भी कम मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 227 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 8 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 246 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,33,276 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,20,374 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 2,120 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,782 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी दर 97.96% के करीब पहुंच चुका है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.70% है। किसान और सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर आज 11वें दौर की वार्ता होने वाली है। 1 मिनट में ये खबर भी देखिए। नए कृषि कानूनों को लेकर आज किसान संगठन और सरकार के बीच 11वें दौर की वार्ता होगी। 10वें दौर की बातचीत में सरकार ने किसानों के सामने नए कानूनों को 18 महीने तक रोक लगाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मीटिंग में ये फैसला लिया कि जो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो हमको मंजूर नहीं है। हमको है कि 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਪੀਡੀਐਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰੇ कोई समझौता नहीं, सर्वसम्मति ਨਾਲ फैसला हो गया। गुरुवार को किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के बीच हुई वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही। किसान 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं, लेकिन पुलिस हिंसा फैलने की आशंका से दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर रैली की इजाजत नहीं दे रही है। इस बीच किसानों के ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां भी जोरों पर हैं। पंजाब और हरियाणा से लगातार बड़ी संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली की ओर आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां किसानों के आंदोलन से खुद को जोड़ने की कैसे लगातार कोशिश कर रही हैं, अब ये भी देखिए। किसान अपने आंदोलन से राजनीतिक दलों को भले ही दूर रख रहे हों, लेकिन राजनीतिक पार्टियां खुद को इस आंदोलन से दूर रखना नहीं चाहती। किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए हरियाणा की INLD के नेता अभय चौटाला ने सरकार को किसानों को परेशान न करने का सुझाव दिया है। आज प्रधानमंत्री के पद तक जो गए हैं, इसे किसान मतदाता के वोट की वजह से गए। इसलिए बजाय पूंजीपति का साथ देने के किसान के लिए अपनी गलती माननी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और जो वायदे किसानों से किए उनको पूरा करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी सरकार पर किसानों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। 1.5 साल तक वो इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब है सरकार खुद इस बात को एडमिट कर रही है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों चुनाव आयोग राज्य के दौरे पर है। इस दौरे में आयोग की टीम राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। आज दोपहर 1 बजे अपने दौरे पर आयोग की ओर से एक प्रेस वार्ता की जाएगी। चुनाव आयोग 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग 25% अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने को लेकर विचार कर रहा है। चुनाव आयोग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों को बड़े पैमाने पर तैनात करने पर भी विचार कर रहा है। चुनाव आयोग को लगता है कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव के तारीखों की घोषणा से पहले हिंसा पर काबू कर लिया जाए। बंगाल में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आयोग वहां शांतिपूर्ण चुनाव की पूरी कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बंगाल में चुनाव से 15 दिन पहले सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया जाए। टीएमसी नेता ने बीएसएफ पर ही बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप के विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल टीएमसी नेता फरहाद हकीम ने बीएसएफ पर गंभीर आरोप लगाए थे। The BJP is sending BSF to the village, nearby villages of the border, of the border, and terrorizing the people so that they vote in favor of the BJP. Is this your allegation or? It is my allegation. इधर बीएसएफ ने इन आरोपों का खंडन करते हुए टीएमसी को जवाब दिया है, हम एक पेशेवर सीमा सुरक्षा बल हैं, हमारा काम इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा करना है। हमने अवैध घुसपैठ और तस्करी की सक्रिय रूप से जांच की और ऐसी गतिविधियों में शामिल अपराधियों को पकड़ा है। एक तरफ चुनाव आयोग बंगाल चुनावों के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती पर विचार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने ये आरोप लगाकर चुनावी मुद्दों को एक नया रंग देने की कोशिश की है। जोधपुर में भारत फ्रांस के संयुक्त युद्धाभ्यास में पहली बार रफाल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन दिया। आसमान की ऊंचाइयों को छूता ये रफाल लड़ाकू विमान है। अब तक सिर्फ जिसके स्वागत की आपने तस्वीरें देखी थी, अब आप उसके करतब को देखिए। जोधपुर में भारत फ्रांस के फाइटर्स ने दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने का अभ्यास किया। राजस्थान के जोधपुर में एयरबेस के नजदीक हुए इस अभ्यास में पहली बार भारतीय रफाल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हमने आपस में जो ट्रेनिंग करी है, इसमें हमने ये दर्शाया है कि किस तरह से हमारे भारतीय एयरफोर्स के जो पायलट हैं, कितनी जल्दी इन्होंने इस एयरक्राफ्ट पे अडेप्ट किया है। और हम लोग ने फ्रांस की एयरफोर्स को ये बता दिया कि हमारे पास जो भी एयरक्राफ्ट आया, हम लोग अपने ट्रेनिंग में इतने सक्षम हैं
कि जल्दी से जल्दी हमारे पायलट्स किसी भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में काबिल हो जाते हैं, और यही आज हमारे को देखने को मिला। इस अभ्यास में सिर्फ रफाल ही नहीं, सुखोई और मिराज लड़ाकू विमानों ने भी अपनी प्रतिभा का सबूत दिया। कोविड महामारी में पहाड़ी इलाकों में हुए नुकसान को अब वहां की बर्फबारी फायदे में बदल रही है। कोरोना महामारी और इसके बाद लगाए गए लॉकडाउन ने इस वर्ष दुनिया भर के पर्यटन व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया। इस नुकसान से देश के पहाड़ी राज्य भी बच नहीं सके, लेकिन अब वहां पर हो रही बर्फबारी ने दोबारा से पर्यटन व्यवसाय के चेहरे पर खुशी ला दी है। बर्फ की चादर में लिपटे ये पहाड़ और मैदान यहाँ की खूबसूरती को लगातार बढ़ा रहे हैं। यही वजह है अब यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी कुदरत की खूबसूरती का आनंद उठाने पहुँच रहे हैं। डल लेक फ्रीज हो चुका है, जो कभी देखने को नहीं मिलता, तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस सन है, ठंड भी नहीं लग रही ज़्यादा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक्चुअली ठंड के लिए यहाँ पे आए हैं। हम पहले स्विट्ज़रलैंड जा चुके हैं, फ्रेंच आल्प्स जा चुके हैं, लेकिन यहाँ का जो मज़ा है ये हमको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने को मिला। दिस इज़ वेरी वेरी मच बेटर। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थल में स्थित होटल पूरी तरह से बुक है। इसके बावजूद इन इलाकों में सैलानियों का आना लगातार जारी है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में लोग बड़ी संख्या में जंगल सफारी का लुत्फ उठाने आते हैं और यहाँ की यादों को तस्वीरों में कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन हाल ही में यहाँ जंगल सफारी के दौरान तस्वीरें खींच रहे कुछ पर्यटकों ने ऐसा कुछ देख लिया कि उनकी सांसें थम गई। कुछ पर्यटक यहाँ शाम के वक्त फोटो खींच रहे थे। पास में ही जंगल से सटी यह दीवार थी। अचानक इस दीवार के पीछे से ये बाघ आ गया। गौर से देखने पर आपको नजर आएगा कि नजदीक ही एक गाड़ी खड़ी है जिसके पास कुछ लोग भी मौजूद हैं। गनीमत ये रही कि बाघ ने इन लोगों पर हमला नहीं किया और दीवार पर ही चलता रहा। इससे पहले भी रणथंभौर में 2 बाघिनों के लड़ने का नजारा वहां के पर्यटकों ने देखा था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुर्सी संभालते ही कई फैसलों पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन हर हस्ताक्षर के लिए उन्होंने अलग पेन का इस्तेमाल किया। जो बाइडेन बुधवार को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने के कुछ देर बाद अपने दफ्तर पहुंचे, जहां फाइलों पर साइन करने के लिए अलग अलग पेन का इस्तेमाल किया। पहली तस्वीर देखिए। जो बाइडेन मेज पर रखा पहला पेन उठाते हैं, पहली फाइल पर साइन करते हैं और पेन को फाइल के ऊपर रख देते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। जो बाइडेन टेबल पर रखा दूसरा पेन लेकर दूसरी फाइल पर साइन करते हैं। ऐसे ही जो बाइडेन ने तीसरी फाइल को एक अलग पेन से साइन किया। इससे पहले बराक ओबामा ने 21 अलग पेन से फाइलों पर साइन किए थे। बाइडेन ने पदभार संभालते ही कई अहम फैसले लिए। बाइडेन ने जो फैसले लिए उनमें अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में दोबारा शामिल होगा। मुस्लिम देशों से यात्रा पर लगे बैन को भी बाइडेन ने हटाया। अमेरिका में अब 100 दिनों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का फिर से सदस्य होगा। मैक्सिको की सीमा पर बन रही फेंसिंग के पैसे पर भी रोक लगाई। बाइडेन ने ये साफ कर दिया है कि वो अगले कुछ दिनों में कई अहम फैसले ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के खत्म होने के बाद जैसे ही फ्लोरिडा पहुंचे तो देखिए क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकाल पूरा होने के बाद व्हाइट हाउस छोड़ दिया है। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ फ्लोरिडा चले गए, जहां वो पाम बीच के मारो लागो वाले घर में रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान यहां अच्छा खासा समय बिताया है। परिवार के साथ जब ट्रंप व्हाइट हाउस से निकले तब पत्नी मेलानिया का हाथ उनके हाथ में था। दोनों ने सम्मान के साथ सबको विदा कहा और हेलीकॉप्टर में रवाना हो गए। लेकिन जब ट्रंप और मेलानिया फ्लोरिडा पहुंचे तब तक ये सब बदल चुका था। इस बार दोनों अलग थे, हाथों में एक दूसरे का हाथ नहीं था और फिर ये हुआ। और ट्रंप वहां खड़े रहे और मेलानिया ट्रंप उनके साथ नहीं रुकी। वो काफिले की तरफ बढ़ी और कार में बैठ गई। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मेलानिया जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप को तलाक दे देंगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी एक्सरसाइज बाइक पेलोटॉन को व्हाइट हाउस नहीं ले जा सके। बाइडेन अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं।
लेकिन शायद आप उन्हें देखकर उम्र का सही अंदाजा ना लगा पाएं। बराक ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे बाइडेन व्हाइट हाउस में भी दौड़ते नजर आते थे। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्र दराज होने को लेकर मजाक बनाया था, पर अपनी फिटनेस का बेहद ख्याल रखने वाले जो बाइडेन सुरक्षा कारणों से अपनी एक्सरसाइज बाइक पेलोटॉन को व्हाइट हाउस नहीं ला सकेंगे। सुरक्षा अधिकारियों की माने तो जो बाइडेन की एक्सरसाइज बाइक में माइक्रोफोन और कैमरा लगा है। बाइक का माइक्रोफोन और कैमरा इंटरनेट से जुड़ा है। इस बाइक से जुड़ी दोनों डिवाइस को हैक किया जा सकता है। बाइक में लगे इंटरनेट और सॉफ्टवेयर के जरिए बाइडेन की लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। मगर पेलोटॉन बाइक में लगे इंटरनेट की वजह से उनकी सुरक्षा में सेंध लग सकती है, जिसकी वजह से बाइडेन की इस बाइक को व्हाइट हाउस लाने की अभी हरी झंडी नहीं मिल सकी है। अमेरिका के पोर्टलैंड में राष्ट्रपति जो बाइडेन की शपथ का जमकर विरोध हुआ। Your right hand and repeat after me. 78 साल की उम्र में जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. शपथ के बाद जो बाइडेन ने अपनी इनॉग्रल स्पीच में लोगों की एकता की बात की And I ask every American to join me in this cause. और कहा कि मैं सभी अमेरिकियों का राष्ट्रपति हूँ, जिन्होंने मुझे वोट दिया उनका भी और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी। मगर इसके उलट अमेरिका के पोर्टलैंड में लोगों ने जो बाइडेन के शपथ का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने बाइडेन के विरोध में वी डोंट वांट बाइडेन, वी वांट रिवेंज के नारे लगाए। ऐसी ही कुछ तस्वीरें अमेरिकी सिएटल में भी देखने को मिली, जहां लोगों ने बाइडेन के विरोध में दुकानों के शीशे तोड़ दिए और डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। जो बाइडेन ने अपनी इनॉग्रल स्पीच में हिंसा को गलत बताया था और कहा था कि हिंसा से जनता के इरादों को नहीं बदला जा सकता। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.